कि बहुत सारी फेफड़ों की क्रॉनिक डिजीज हैं जिनके बारे में हमको अवेयर होना है, जिनसे हमको बचना है। वो 4-5 बीमारियां जो बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन बीमारी हमारे फेफड़ों की हमारे आसपास में वो है अस्थमा। अस्थमा, दमा बोलते हैं इसको। इस रीजन में, पंजाब में पर्टिकुलरली, पंजाब हरियाणा वाली बेल्ट में अस्थमा बहुत ज्यादा लोगों को है। अस्थमा वाले लोगों को क्या होता है कि वो एकदम से उनके जो जो श्वास प्रणाली की नलियां हैं वो एकदम से भीड़ी हो जाती हैं, वो एकदम से भर जाती हैं बलगम से, और श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, और वो व्यक्ति बहुत मुश्किल से श्वास लेता है। ये पीरियोडिक होता है, जब हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। जब एक बार ठीक हो गया तो फिर वो महीना 2 महीने लग जाते, ठीक से चले जाते हैं, और बाद में फिर हो जाता है। ये दमा की प्रॉब्लम कुछ अलग अलग किस्म के थोड़े थोड़े दमा है। चाइल्डहुड अस्थमा थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, यंग का अस्थमा थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, ओल्ड एज का अस्थमा थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। उसके लिए हम लोग जो आजकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो कॉमन ट्रीटमेंट आपने सब 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 जानो, उसके पंप लेते हैं हम लोग, पंप सा लेते हैं मुंह से। एक पंप लेते हैं, एक रोटाहेलर होता है जिसमें कैप्सूल डाल के वो खींच छूटे की तरह खींचते हैं। और तीसरा होता है नेबुलाइजेशन, वो मशीन से आ गई है, मशीन को लगा के मुंह से उससे टीका लेते हैं। तो 3 हो गए, पंप, रोटाहेलर और नेबुलाइजर। ये तीनों ही बढ़िया टेक्निक है बहुत, क्योंकि ये तीनों तीनों जो हॉस्पिटल जाने से हम तो बचाते हैं। अगर ये 3 हमारे पास हैं तो हमको बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, ये हम घर में रख सकते हैं तीनों ही। रोटाहेलर या पंप में से एक, और जिसको थोड़ा सा ज्यादा सिम्टम है उसके लिए नेबुलाइजर। छोटी सी मशीन है, 1000-1200 रुपए की, उसमें टीका सा डाल के लेते हैं। लेकिन ये रोटाहेलर हो या है नेबुलाइजर हो, चाहे नेबुलाइजर जो जो पंप हो, ये 2 तारी तलवार है। इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और जो लोग लंबे समय तक स्टीरॉइड लेते रहते हैं उनकी लंग की इम्यूनिटी लो हो जाती है, और उसकी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बाद में। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक तो ये जितने अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ये 3 चीजें घर में, इन 3 में से 2 चीजें घर में होनी चाहिए, ताकि उनको बार बार हॉस्पिटल न जाना पड़े। लेकिन इनको बहुत कॉशियसली यूज करना है। इनमें 2 तरह की दवाइयां आती हैं। एक आती है जो 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 श्वास नलियों को खोलती है, बिना स्टीरॉइड के है, वो एस्थालिन नाम से या उसके मिलती जुलती नाम से आती हैं। एक दूसरे स्टीरॉइड्स होते हैं जिनको हमको कम लेना चाहिए। जितने ज्यादा लेंगे उसको, उतनी ज्यादा लंग, हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी कम होगी, और उतने ज्यादा उसमें फंगस और दूसरी चीजें जमेंगी। तो ये हमको 3 चीजें हमको इजीली समाज में कहीं ना कहीं हमको अवेलेबल रखनी है, नहीं तो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये अस्थमा की बात होगी। अस्थमा से मिलती जुलती अस्थमा थोड़ा सा और तरह का भी होता है कई बार। कुछ लोगों को तो छींकों वाला अस्थमा है, उसको बोलते हैं नेजोब्रोंकियल एलर्जी, के छींके भी लगती है, नाक भी बहता है, साथ में अस्थमा भी हो जाता है। वो एलर्जी के लेवल पे होते हैं। आमतौर पे अस्थमा में क्या होता है, उल्टी हिस्ट्री होती है कि पेशेंट आके कहता है जी पहले जुकाम लगता था, छींके लगती थी, मैंने वो छींके मके वाली गोली खाते रहा मैं काफी लंबे समय से, अब छींक बंद हो गई, अब मुझे अस्थमा हो गया। तो ऐसे भी बहुत मिलेंगे कि हमने हमने छींकों को, नजला नजला जुकाम को दबाया और वो तो बंद हो गया और बाद में अस्थमा हो गया। तो कुछ ज्यादातर ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो ये थोड़ा इनकी ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। खाने वाली गोलियां भी हैं इसमें, टीके भी लगाने वाले हैं, और ये वाला जो जो नेबुलाइजर और रोटाइलर और ये भी है। तो इसके साथ दूसरी बीमारी आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी से आज भी 5 लाख मौतें हिंदुस्तान में होती हैं हर साल, 5 लाख। टीबी ज्यादा गरीब लोगों की बीमारी मानी जाती है, ठीक भी है, क्योंकि गरीब लोगों को मारती है बहुत ज्यादा। जो ठीक व्यक्ति है, संपन्न है, अमीर है, उसको वो बच जाता है क्योंकि इम्यूनिटी रिलेटिवली ठीक होती है। गरीब आदमी जिसको न्यूट्रिशन बहुत पुअर है और बाकी वो बीमारी में गिर गया तो और अच्छी डाइट नहीं मिली उनको, तो वो ज्यादा उलझता है इसमें। तो वो टीबी का भी इलाज हमको सोचना है कि टीबी का इलाज कैसे करें। टीबी का क्लासिकल इलाज है जो हॉस्पिटल में होता है, 6 महीने की दवाई खिलाते हैं, कुछ कंडीशन में 9 महीने भी खानी पड़ती है।
तो ये 6 महीने की दवाई खा के टीबी का मरीज एक बार ठीक हो जाता है। दवाइयाँ काफ़ी तेज़ हैं, बहुत सारे पेशेंट जो है उसकी साइड इफेक्ट्स की कंप्लेन करते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज वो व्यक्ति तो बच जाता है। लेकिन इसमें एक बात जो जो नोट की गई, बहुत गंभीरता से आपको समझने वाली है, कि इंग्लैंड में जब टीबी की दवाइयां आई, उससे पहले टीबी लगभग खत्म हो चुकी थी, लगभग। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अभी आई थी, उससे पहले ही भी लगभग, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, लोग संपन्न हुए, लोगों की इनकम बढ़ी, लोग अमीर हुए, लोगों की हाउसिंग इंप्रूव हुई, घर घर अच्छे बने, तो झुग्गी झोंपड़ी वाला जो सिस्टम था वो डिक्लाइन किया। और जैसे जैसे संपन्नता आई, ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी, डिमांड्स मानी गई, कुछ चला गया, तो लोग बहुत पुअर से मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए, तो वो टीबी इंग्लैंड में कम होती गई। तो बाहर कॉलोनीज थी उसकी इंग्लैंड की, बाहर से इनकम आती थी, तो वहाँ का जो 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 बशिंदा था इंग्लैंड का, उसको वो बड़ा वेल पेड था। वो वेल पेड होने की वजह से वहाँ पे जो अमीरी हुई, जो न्यूट्रिशन इंप्रूव किया, जो डाइट इंप्रूव की, जो हाउस घर इंप्रूव किए, जो रहन सहन इंप्रूव किया, तो उससे क्या हुआ कि टीबी खत्म हो गई। टीबी की दवाइयां बाद में आई। हमारे मुल्क में टीबी की दवाइयां होने के बावजूद, टीबी की दवाइयां फ्री होने के बावजूद, ना तो टीबी कम हो रही है और ना टीबी की डेथ्स कम हो रही है। वो व्यक्ति तो बच जाता है, पर्टिकुलर व्यक्ति बच जाता है काफी सारे, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हैं कि उसमें वो आगे ये जो एंटीबायोटिक की प्रॉब्लम होती है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है, तो अभी वो टीबी के मरीजों में ड्रग रेजिस्टेंट होने लगी, वो सेकंड लाइन लेनी पड़ी, वो बहुत महंगी है और बहुत टॉक्सिक है। अब सेकंड लाइन भी फेल होने लगी, तब थर्ड लाइन आ गई है, थर्ड लाइन लेनी पड़ रही है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो टीबी के मरीजों की गिनती भी कम नहीं हो रही और टीबी की डेथ्स भी कम नहीं हो रही, दवाइयां होने के बावजूद। इंग्लैंड में दवाइयां आने से पहले टीबी लगभग खत्म हो गई। तो इसको भी नोट करना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, दवाइयां मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो जीवन पद्धति है, जीवन जो जीने का लेवल है, जो लेवल ऑफ लिविंग है, लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल एग्जांपल है टीबी के मामले में। तो टीबी के मामले में दूसरी बात जो मैंने बताई कि जो जो टीबी की दवाइयां हैं वो काम करना छोड़ देती हैं और इसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ रही है अभी। फिर अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ रही है, बहुत सारी, एक नहीं 2-3 दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस, उसके बाद और भी आ रही है कि वो सेकंड लाइन भी फेल हो रही, थर्ड लाइन। वो टॉक्सिक भी ज्यादा है, महंगी भी ज्यादा है और इसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है और मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है उसकी। तो ये बात हमको नोट करनी है कि ये अप्रोच जो है सिर्फ दवाइयों से डील करना किसी बीमारी को, वो एक सक्सेसफुल अप्रोच नहीं है। वो काम चलाऊ तो है, लेकिन हम उसको सक्सेसफुल अप्रोच नहीं कह सकते। तो ये टीबी के बारे में मोटा मोटा ये जो तीसरी बीमारी जो है वो है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी मींस लंग, क्रॉनिक मींस पुरानी है, ऑब्स्ट्रक्टिव मींस रास्ता रास्ता भीड़ा उसका, वो जो नैरो हो रहा है रास्ता। पल्मोनरी मींस लंग और डिजीज कि वो ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे के पूरे, मैंने बताया ना कि पहले सबसे तने जैसी एक मोटी मोटी पाइप, विंड पाइप है, उससे 2 बनती है, 2 से आगे 3 फिर बनती है, फिर आगे डिवाइड होती 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 होती। उसमें क्या होता है कि ये जो रास्ते की ये सारी नलियां हैं सांस प्रणाली की, ये नैरो होने लगती है, फिक्स हो जाती है। नहीं तो ये इलास्टिक होती है ना, जब हवा जाती है अंदर खुल जाती है, फिर ऐसे 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 करती रहती है। तो जब ये जो बिल्कुल रिजिड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो वो फैलती नहीं फिर। तो वो उसमें जो जो हवा जाती है, तो वो उसमें जो जो उसमें ज्यादा हवा लेने की कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है, एक लिमिटेड सी हवा जाती है उसमें। उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। 5 लाख लोग मरते हैं टीबी से हर साल और 10 लाख लोग मरते हैं सीओपीडी से हर साल। 15 लाख और अस्थमा से भी ये 2-3 लाख मरते होंगे। तो लगभग लगभग 20 लाख लोग हर साल लंग्स की बीमारियों से मरते हैं।
बाकी बीमारियां पोल्यूशन वाली और सारी वो, क्योंकि लंग्स के जरिए सिर्फ लंग्स की बीमारियां नहीं होती, लंग्स के जरिए जो पोल्यूटेड एयर जाती है वो बाकी ऑर्गन्स को भी बीमार करती है। जैसे नोन है कि हवा अगर पोल्यूटेड होगी तो हार्ट की बीमारियां भी बढ़ेंगी, ये नोन है कि हार्ट डिजीजेज बढ़ाने के लिए जो 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 पोल्यूटेड एयर है दैट प्लेज रोल, तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। तो सिर्फ लंग लंग बीमारी, लंग की बीमारियों से लगभग लगभग 20 लाख लोग हर साल मरते हैं रूटीन में, हर साल। अब सीओपीडी क्या चीज है, सीओपीडी का कारण क्या है? सीओपीडी का एक कारण तो ये है अस्थमा। जिसको अस्थमा की आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो वो पहले पहले तो अस्थमा रिवर्सिबल होता है, यानी कि जब वो ठीक हो जाता है तो श्वास प्रणाली की नाली बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो होता होता है उसको भी, वो भी छोटा होने लगता है, नैरो होने लगता है, तो अल्टीमेटली वो जो उसमें चला जाता है सीओपीडी में, सीओपीडी चला जाता है अस्थमा वाला। दूसरे जो ये पोल्यूशन वाली बीमारियां, पोल्यूशन वाली बीमारियां जिसे दिल्ली की हवा हाईली पोल्यूटेड है, उसमें लोगों ने कैलकुलेट करके दिया कि कहते पता नहीं कितने 30 सिगरेट के बराबर, जितनी आप स्मोकिंग के खिलाफ इतना प्रचार करते हैं, वो कहते हैं 30 सिगरेट के बराबर एक दिल्ली का हर निवासी वो अंदर लेता है धुआं और टॉक्सिक गैसेस। अब स्मोकिंग छोड़ के क्या करोगे? 30 सिगरेट तो आप वैसे पी रहे हो। तो ये जो पोल्यूटेड एयर जैसे जब अंदर जाती है तो वो भी रास्ते रास्ते की प्रणाली को लगातार उसको 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 बीमार करती 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 वो भीड़ी होती होती तंग होती होती बहुत तंग हो जाती है, वो भी सीओपीडी को लग जाते हैं। और जो लोग स्टीरॉयड वाले ये जो लेते हैं पंप और रोटाहेलर, उससे क्या होता है कि उसमें फंगस ग्रो करने लगती है। अल्टीमेटली आप पाओगे कि बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट अल्टीमेटली वो फंगस के पेशेंट बन जाते हैं, एस्परजिलोसिस। अभी लंग की फंगस बहुत ज्यादा होने लगी है। ये जो अभी फंगस की बात चल रही है ना, लंग्स की फंगस ऑलरेडी बहुत हो रही है। वो केस क्यों होती है? क्योंकि बहुत लोग जो है वो स्टीरॉयड बेस्ड पंप्स लेते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड रोटाहेलर लेते हैं या स्टीरॉयड बेस्ड नेबुलाइजेशन लेते हैं। इसकी वजह से उनको वो सीओपीडी होती है। तो ये सीओपीडी के काफी सारे कारण पोल्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, अस्थमा से जुड़े हुए हैं, और वो जो स्टीरॉयड की वजह से जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस और फंगस जैसी वो भी साथ में, ये सीओपीडी है। तो सीओपीडी वाले पेशेंट जो हैं, मान लीजिए 10 लाख पेशेंट हर साल मरते हैं, इसका मतलब कितने होंगे? वो करोड़ों में है। तो वो जो करोड़ों लोग सीओपीडी के मरीज हैं, उनको जब भी ये प्रेजेंट वाली बीमारी होगी थोड़ी सी भी, तो वो एकदम से संकट में जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी उसकी। जो नॉर्मल व्यक्ति की ये इस बीमारी को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सीओपीडी वाला जो पेशेंट है उसकी क्षमता बहुत कम होगी उनको सहने की। सीओपीडी वाला पेशेंट तो पहले ही बॉर्डर लाइन पे है, उसका तो बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। उसके फेफड़े में अगर ये वायरस चली गई और थोड़ी सी उसने इन्फ्लेमेशन की और सूजन की, तो एकदम से वो संकट में जाएगा। तो ये इसकी दिक्कत ये भी है कि हमारे समाज में सीओपीडी के पेशेंट कम से कम होने चाहिए। अगर हमको फेफड़ों की एक्यूट बीमारियों से बचना है, इन वायरल फीवर से बचना है, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए एक सिरदर्दी रहने वाले हैं, ये जो इस संकट जिसको हम पिछले साल 1.5 साल से बोल रहे हैं, ये हमारे गले से नहीं उतरने वाला। ये इनकी जो मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है, केवल जाके रखेंगे ये। अब हमको क्या करना है कि हमको अस्थमा वालों को ठीक करना है, क्योर करना है, सीओपीडी वालों को क्योर करना, ताकि उनकी वो जो रिजर्व है उसका वो बना रहे, ताकि कभी वो इस बीमारी से बीमार हों भी तो वो मरे ना। तो ये पॉसिबल है। हम अस्थमा वालों को भी क्योर कर सकते हैं अच्छी डाइट से और अच्छे एडवाइस से। सीओपीडी की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, सीओपीडी के भी को भी हम क्योर करेंगे। उसमें योगा का भी रोल है, प्राणायाम का रोल है बहुत बढ़िया, और बढ़िया सी डाइट का रोल है, और बाकी और चीजें जो पास काफी सारी एडवाइस करते हैं। तो सीओपीडी के पेशेंट को भी हमको कहना चाहिए कि आप अपने लंग्स की रिजर्व कैपेसिटी बढ़ाओ। सिर्फ आपका काम चल रहा है इसी से सेटिस्फाई मत रहो। काम तो आपका चल रहा है, लेकिन इससे सेटिस्फाई मत रहो, क्योंकि कल को आपको संकट आएगा फ्लू का या कोई और, तो संकट में आप एकदम से उलझोगे। तो ये लोग जो एकदम से उलझते हैं उसमें बहुत सारे लोग सीओपीडी के पेशेंट हैं। तो ये सीओपीडी की
तो लगभग लगभग अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और फंगस हो गया। ये लंग की फंगस जो है, लंग की फंगस होने के वजह ज्यादा वो है, जो नेबुलाइजर और पंप्स हैं। तो आप पाओगे कि पंप्स लेने वाले बहुत से लोग अल्टीमेटली दे डाई ऑफ लंग फंगस। और फंगस की दवाइयां इतनी महंगी हैं कि कोई भी आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आजकल आपको पता है ये जो फंगस हो रही है, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, इसकी दवाई कितनी महंगी है? 1,000 रुपए की एक गोली, 5 गोलियां दिन में खानी है, 5,000 की डेली की एक सिर्फ फंगस की गोली। अब वो भी कोई पता नहीं कि ठीक करेगी नहीं करेगी, छोटी नहीं है। ये जो फंगस के लेवल पे, जब ये फंगस होगी तभी जब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम्प्रोमाइज है, नहीं तो फंगस कभी नहीं होती। फंगस की बीमार करने की क्षमता बहुत कम होती है। फंगस हमारे सुपरफिशियल ऑर्गन में तो हो सकती है, स्किन पे दादें हो सकती हैं, खाज खुजली हो सकती है, नाखून की फंगस हो सकती है, ये तो फंगस हो सकती है। लेकिन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बीमार करने की क्षमता फंगस में नॉर्मली नहीं होती। हमारे फेफड़े को बीमार करने की क्षमता, हमारे अंदर वाइटल ऑर्गन्स को बीमार करने की क्षमता नहीं होती। हमारे कॉर्निया में जो अल्सर होता है वो भी इसी वजह से होता है कि आपकी आप एक गलत एनवायरनमेंट में हो, हाईली ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ह्यूमिड जिसमें बहुत ज्यादा नमी हो, और आपकी इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी और ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ये दो वो फंगस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये फंगस ग्रो करने का, तो मुझे लगता है कि ये वाली जो बीमारी है हमको इनसे बचाना है। और इनसे बचने से का तरीका वो हम जो होलिस्टिक हेल्थ वाला हमने फंडा बनाया हुआ है उसमें सब कुछ शामिल है। नंबर 1, बढ़िया सा खाना, वो हम कहते हैं जो बढ़िया से खाने की वो बहुत बार बातें कर चुके हैं, हमारा डाइट प्लान जो है खाना। नंबर 2, मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्प लेंगे हम लोग। मेडिसिनल प्लांट्स, वंडरफुल मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और फेफड़ों के लिए भी। नंबर 3 पे एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क। नंबर 4 पे माइंड मैनेजमेंट, खुश रहना, हंसना, खुल के हंसना। जो 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 आदमी उदास है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तनाव में है, उसकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाती है। खुश रहने को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो अगर खुल के, आज हमको जरूरत है, समाज में बहुत एक खुशी का माहौल होना चाहिए। जब बीमारी है तो हमको कम्युनिटी में जाके कहना चाहिए कि आइए इकट्ठे होकर हंसते हैं, आर्टिफिशियल लाफ्टर क्लब बन जाए, कि ऊंची ऊंची आवाज में हंसते हैं। योगा की क्लास में जाएं तो योगा की क्लास में भी वो लाफ्टर लास्ट में वो करते हैं, हंसी योग। और तनाव मुक्त कैसे रहना है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो 5वां जो हमारी जो पैथीज है, वंडरफुल पैथीज है हमारे पास, आयुर्वेद है, वंडरफुल है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का कह रहे हैं कि वो आप डोमेस्टिक लेवल, घर के लेवल पे ले सकते हो। बहुत सारी आसपास में आपके दवाइयां पड़ी हैं, वो जो फेफड़ों को बचाने वाली, वो लीजिए। नेचुरोपैथी के बहुत बढ़िया टेक्निक है। होम्योपैथी आपको सूट करती है, होम्योपैथी लीजिए। और लास्ट में अगर एलोपैथी की जरूरत पड़ती है तो एलोपैथी भी लीजिए, लेकिन बच के लीजिए, वो चीजें मत लीजिए जो आपको बीमार करेंगी। जैसे 3-4 चीजों से बचना है। फीवर हुआ आपको एक्यूट किसी लंग की बीमारी में, तो पैरासिटामोल नहीं खानी। पैरासिटामोल खाओगे तो अपनी इम्यूनिटी को आपने खुद ही अपने पांव के कुल्हाड़ी मार रहे हो। फीवर में पैरासिटामोल नहीं खानी, पैरासिटामोल सब नॉर्मल पे ले जाती है उसको। और वो अगर फीवर ज्यादा हो रहा है, जो सेफ लिमिट से ज्यादा जा रहा है, तो उसको पट्टी करके उतारना है थोड़ा सा। सेफ लिमिट क्या है? 104 डिग्री अडल्ट में और 102 डिग्री बच्चों में फ़ारेनहाइट। और अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हमको पट्टी करके उतारना है। नंबर 2 पे एंटीबायोटिक नहीं खाने हमको अननेसेसरली। एंटीबायोटिक तभी खाने हैं अगर हमको कोई लाइफ सेविंग सिचुएशन की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, पहले कंफर्म होना चाहिए ये कि हमको बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है और वो लाइफ सेविंग सिचुएशन है, तो एंटीबायोटिक खाने। हमको बिना मतलब के एंटीबायोटिक नहीं खाने। आज के एंटीबायोटिक खाने का इतना चलन हो गया कि बहुत ही वो, मुझे लगता है कि जो लोग अननेसेसरली एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो एक बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक देने का मतलब अपनी इम्यूनिटी को आप खुद ही खत्म कर रहे हो। आपके गट में जो बैक्टीरिया बैठे हैं वो आपकी इम्यूनिटी के दोस्त बैठे हैं, 10 करोड़। अब उनको मार रहे हो एंटीबायोटिक देके। एंटीबायोटिक नहीं खाने हमको। स्टीरॉयड अननेसेसरली नहीं खाने हैं। स्टीरॉयड अगेन इज ए लाइफ सेविंग सिचुएशन ड्रग।
वंडरफुल ड्रग बट इन लाइफ सेविंग सिचुएशन, वंडरफुल ड्रग्स। स्टीरॉइड्स कोई बुरे नहीं है, लेकिन लाइफ सेविंग सिचुएशन में, सिर्फ लाइफ सेविंग सिचुएशन में, उससे पहले नहीं खाने। जहां तक बिना स्टीरॉइड के काम चलता है, स्टीरॉइड के बिना काम चलाना है, क्योंकि स्टीरॉइड खा के आप दूसरी कॉम्प्लिकेशन में उलझोगे। स्टीरॉइड के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं, तो वो नहीं खाने, स्टीरॉइड नहीं खाने, अननेसेसरी केमिकल दवाइयां नहीं खानी। ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं या इवरमेक्टिन है, ये जो प्रूव्ड ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको एलोपैथी की कुछ ले सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत कॉशियसली यूज करना है उसको। और इसी तरह से ऑक्सीजन वाली सिचुएशन जो है, ऑक्सीजन वाली सिचुएशन नॉर्मली हमको प्योर ऑक्सीजन, सिलेंडर वाली ऑक्सीजन तभी लेनी चाहिए जब हम लाइफ सेविंग सिचुएशन में है, नहीं तो हमको बिना उसके हवा वाली ऑक्सीजन से चलाना है काम। इसी तरह जो आईवी ड्रिप है, ग्लूकोज लगाना, ये हॉस्पिटल का कल्चर बन गया कि पेशेंट जाता बाद में, पहले नाड़ में सुई ठोस देते हैं। ग्लूकोज लगाना भी दो धारी तलवार है। आप उसको ग्लूकोज दे रहे हो, एक यूजलेस फ्लूइड है वो, यूजलेस फ्लूइड, उसमें फोकट है वो। उसके मुकाबले में जब तक आपका मुंह आपकी अंतरियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नारियल पानी पियो, जूस पियो, काढ़े पियो, वो बढ़िया है। अननेसेसरली ग्लूकोज नहीं लगवाने लगी। ग्लूकोज अगेन इज ए लाइफ सेविंग सिचुएशन, जहाँ पे आप कोई कुछ नहीं ले पा रहे हो। लाइफ सेविंग सिचुएशन में बढ़िया है, ग्लूकोज भी बढ़िया है, स्टीरॉइड भी बढ़िया है, एंटीबायोटिक भी बढ़िया है, लेकिन सिर्फ लाइफ सेविंग सिचुएशन में, जब जिंदगी मौत का सवाल खड़ा हो गया। तो ये ना तो अननेसेसरी ऑक्सीजन लेना है, ना अननेसेसरी ग्लूकोज लगवाना है, ना अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाना है, ना अननेसेसरी स्टीरॉइड खाना है, तो इनसे बच के रहना है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है लंग्स को बचाने का। तो मेरे ख्याल में एक बार यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो बाकी सवाल मिलेंगे।